नेताजी के लाल नाम से आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं। कभी कभी सवाल ओझा जी अक्सर मुझसे सवाल पूछा करते हैं कि भाई नेताजी के बच्चे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। मुझे कोई बुराई नहीं दिखता। अब वैसे आपको भी बुराई नहीं दिखता। आपने समय समय पर लोगों को पसंद किया है और क्यों ना पसंद करें। आखिर एक्सपर्ट जो शब्द है वो एक्सपर्टीज आती कहाँ से है, वो शब्द बनता कैसे है, इन सारी चीज़ों को खंगालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ नेताजी के लाल में। मेरा ये साप्ताहिक कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। आज के पहले एपिसोड में यानी कि नेताजी के लाल के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं जी, हमारे साथ में है माननीय पूर्व मंत्री, बिहार के पूर्व मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह का लड़का और माननीय वर्तमान सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह जी का लड़का प्रशांत कुमार। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, विस्तार ये खुद करेंगे। सबसे पहले प्रशांत जी स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। देखिए, हालांकि मेरे फादर जो कि अभी राजनीति में हैं और एक लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन ये राजनीतिक लेगेसी, ये राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत पुराना नहीं है। हाँ, मेरे जन्म से शुरुआत करें तो शायद उस समय से राजनीति मेरे घर में है, लेकिन मेरे दादाजी जो थे एक ज़मींदार थे और मेरे फादर को कोई ऐसी राजनीतिक विरासत नहीं मिली थी जिसके जिसके प्लेटफॉर्म पे वो अपना राजनीतिक महल खड़ा कर सकें। लेकिन जब वो पटना कॉलेज गए और वहाँ पे से अपने एजुकेशन के दरमियान उन्होंने जेपी मूवमेंट में हिस्सा लिया और उसी मूवमेंट से उनकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। आपने दो तीन बातों का चर्चा किया कि आपके दादाजी और आपके पिताजी, इन सब बीच में दो नाम छूट गया। आपके दादाजी कहाँ से थे, आपका पुराना बैकग्राउंड, आपके दादाजी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ का स्टेट? देखिए ऐसे तो हम लोग ओरिजिनली बलिया से हैं, यूपी बलिया से हैं, लेकिन मेरे दादा परदादा के ज़माने से ही हम लोग बिहार में शिफ्ट हो गए थे। और एक कोपुआ गांव है, उस कोपुआ गांव से हम लोग आते हैं, उसी गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे दादाजी, अगर आप पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे तो वहाँ एक डुमराव महाराज हैं। वो डुमराव महाराज के साथ उन्हीं के मतलब उनके लोगों के रूप में ही हम लोग का कोई काफ़ी पहले कोई ऐसा बड़ा अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन उन लोगों के रूप में हम लोग बलिया से यहाँ आए और यहीं आके कुपवा में गांव में सेटल हुए और अच्छी खासी हमारी ज़मीन थी, एक ज़मींदारी थी। लेकिन मेरा मानना है कि ज़मींदारी प्रथा जानने के बाद भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो इज्जत के रूप में हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा के रूप में हैं, वो बच जाती हैं। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे मेरे दादाजी, और जहाँ से वो आते हैं उसका नाम है कोपुआ। और दादाजी के बाद पिताजी, दादाजी के बाद पिताजी। अब पिताजी के लिए जैसे के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरे पिताजी का शिक्षा जो हुआ वो पहले नाम बताते हैं। हाँ, मेरे पिताजी का नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह और उनके मेरे दादाजी का नाम है कामता प्रसाद सिंह। तो मेरे पिताजी की जो शुरुआती शिक्षा हुई, जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हुई, वो एक गांव ही में हुई, लेकिन वो काफ़ी पढ़ने लिखने में अच्छे थे और उस अपने पढ़ाई लिखाई के बदौलत उनका उस समय बिहार का जो सबसे टॉप कॉलेज था पटना कॉलेज, उसमें उनका एडमिशन हुआ और वहाँ से उन्होंने एमए किया। हालांकि राजनीति में आने से पहले उन्होंने वो 2 कॉलेज में लेक्चरार भी नियुक्त हुए थे, लेकिन इसी दरमियान जेपी मूवमेंट हुआ और वो जेपी से इतने प्रभावित हुए कि अपना नौकरी, अपना पढ़ाई सब कुछ छोड़ के उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भगवान की दया से आज एक सफल राजनीतिज्ञ हैं। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, मसलन कि आप कितने भाई बहन हैं और ये सारी चीज़ें। देखिए, हम लोग
एक हम तो इकलौते हैं, इकलौते भाई हैं, और मेरी दो छोटी बहनें हैं, माँ है घर में, और अभी 4 साल पहले मेरी शादी हुई है। तो परिवार में दो बहनें, माँ, मेरी पत्नी और हम और पापा, बस इतने ही लोग हैं। आप अपने बारे में डिटेल बताइए, मसलन आपका एजुकेशन और क्या राजनीति के प्रति आपकी क्या सोच है, उस पर आते हैं। देखिए, जब भी हम लोग स्ट्रगल की बात करते हैं तो पहले हम लोग को समझना पड़ता है कि अ, हम देखते हैं कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो छुपा हुआ स्ट्रगल है, वो शायद लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, आज हम जिस पोजीशन में हैं, पापा आज जिस पोजीशन में हैं, उसमें शायद किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा जन्म एक गांव में हुआ। उस समय पापा पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहे थे, इलेक्शन हार चुके थे, और हम लोग गांव में रहते थे। और करीब 12-13 साल के जब हम थे, 13 साल तक हम लोग गांव में रहे, और स्थिति ऐसी थी कि एक ढंग से इस राजनीति के कारण एक ढंग से स्थिति ऐसी थी कि हम लोग बिना बिना फादर के जीवन जी रहे थे। पापा हर 4 महीने 6 महीने पे 2 दिन के लिए आते थे। तो 13 साल एक गांव में और एक छोटे से शहर डुमराव में हम लोग ने गुजारा। उसके बाद इत्तेफाक से आरा से पापा इलेक्शन लड़े, और हम वहाँ से पटना से गांव से पटना शिफ्ट हुए। फिर पापा मंत्री बने। उस समय तक मेरी पढ़ाई प्रक्रिया 8th तक तो गांव पे हुई, छोटे शहर डुमराव में हुई। उसके बाद हम लोग 10th और 9th में हमने पटना में एडमिशन लिया। फिर 9th 10th 11th पटना से किया। फिर 12th 11th के बाद ग्रेजुएशन भी पटना कॉलेज से ही मैंने किया। उसके बाद थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की और थोड़ा सा पढ़ाई की ओर कुछ ज़्यादा झुकाव होने के कारण हम सोचे कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो उसके बाद हम 97 में दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद करीब 1.5 साल तक मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, लेकिन मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि शायद जो पैशन और जो डिवोशन, जो समर्पण की आवश्यकता थी उस पढ़ाई में, वो शायद मैं नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जे जीवन अच्छे स्मूथ ढंग से चल सके और कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। तो मैंने मैनेजमेंट की ओर रुख किया और मैं पुणे चला गया। पुणे जाके मैंने सिम्बायसिस, एक कॉलेज है पुणे में, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए किया। और उसके बाद फिर मैं कैंपस सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं चला गया बॉम्बे। बॉम्बे में मैंने 3 महीने तक जॉब की। लेकिन अब इसके बारे में क्या कहेंगे हम। राजनीति की इतनी ज़्यादा अंदर से इच्छा थी और इतना ज़्यादा राजनीति का भूत सवार था। इनफैक्ट ये प्रॉपर वर्ड नहीं है, भूत सवार था, लेकिन राजनीति का भूत सवार था। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद तब फिर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। हालांकि ऑफिशियल रूप से अभी भी मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन नॉन ऑफिशियली बैकडोर से अभी भी मेरी राजनीति चल रही है और मैं राजनीति करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये समझाइए, एक मिथ है पब्लिक के बीच में कि जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, मसलन जैसे आप हो गए, तो उनके लिए राजनीति बहुत आसान चीज़ होता है। इस मिथ को जरा समझाने का कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई सच है कि राजनीति आसान होता है, या फिर उनका एक अलग तरह का विरोधाभास है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकल हो जाइए और इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। लोग कहते हैं कि एक जिनका बैकग्राउंड है और एक जो पॉलिटिकल ऑलरेडी हैं जिनके बैकग्राउंड के कारण, एक जो नॉन पॉलिटिकल जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, जीरो से लेके शुरू कर रहे हैं, उनके बीच का अंतर क्या है, यही आप कहना चाहते हैं। देखिए, अंतर क्या है, टेक्निकलिटी की जो मैंने बात की। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, अगर सवाल ये है कि अगर आप फुल टाइम जॉबर हैं पॉलिटिक्स में, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कितना देर राजनीति में समय देते हैं? आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा देते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और जैसे मेरे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अगर मैं समय न भी दूं, अगर मैं खुल के राजनीति न भी कर रहा हूं,
तो मैं 24 आवर्स अपने घर में राजनीति देख रहा हूँ। और अगर मैं 10 मिनट के लिए भी अपने घर से बाहर किसी दूसरे काम से भी निकलता हूँ तो काफ़ी लोग होते हैं जो मिलते हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं। और जब बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि आप ना चाहते हुए भी, चाहते ना चाहते हुए भी, वो माहौल आप दिन भर अपने घर में देखते हैं। और वो माहौल कहीं ना कहीं इस ढंग का होता है कि अगर आपकी राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी योग्यता भी नहीं है, तो वो माहौल कहीं ना कहीं आपको राजनीति को समझने में, राजनीति को जानने में मदद करता है। तो वही मेरा कहना है कि अगर कोई नॉन पॉलिटिकल लड़का जो राजनीति करना चाहता है और जीरो से शुरुआत करता है और राजनीति में समय देता है, यहाँ पर तो ये स्थिति है कि मैं पैदा हुआ राजनीति में। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा बिहार के एक बड़े पॉलिटिशियन थे। तो और लोगों का व्यवहार, अगर आप कहें कि नहीं मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, कोई और फील्ड में जाना चाहता हूँ, लेकिन जो आपसे लोग मिल रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द भीड़ जुट रही है, वो भीड़ का व्यवहार आपसे पॉलिटिकल नहीं होगा। तो न चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं बिना कुछ किए राजनीति की कुछ समझ रखने में समर्थ हो जाते हैं बैकग्राउंड के कारण। चलिए, अब ये तो राजनीति के बैकग्राउंड, लेकिन अभी तक मैं मिथ पे चर्चा आपने नहीं किया है। कि जो पब्लिक सोचते हैं कि उनके लिए, जो राजनीतिक परिवार है, उनके बच्चों के लिए राजनीति में उतरना बहुत आसान है। ये तो आपका एक्सपर्टीज की बात है। राजनीति में आना आसान है, उनको झंडा नहीं उठाना पड़ता है, धोखा नहीं खाना पड़ता, एक मिथ है। उस मिथ के बारे में क्या बताएंगे पब्लिक को? देखिए, इस मिथ का आंसर सुनने से पहले आपको समाजवाद को समझना पड़ेगा। देखिए, समाजवाद की परिभाषा जो पहले थी, जनरली लोग बोलते हैं कि जो समाजवादी राजनीति करता है या जो समाज की राजनीति करता है, उसमें परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि समाजवाद की परिभाषा धीरे धीरे बदलती है समय के अनुसार। कोई भी चीज़ इंटैक्ट और कोई भी चीज़ एक जगह पे गड़ी हुई नहीं रहती है, वो फ्लेक्सिबल रहती है। समाजवाद की परिभाषा अब हो चुकी है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखें या संसार के किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को देखें, तो समाजवाद में अब परिवारवाद शामिल हो चुका है। और सॉरी, अभी मैं भूल गया किस मिथ की बात कर रहे थे। पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई जो पारिवारिक राजनीतिक लोग हैं, उनको राजनीति सफलता या राजनीति में आना बहुत आसान है और उनको उनका। देखिए, आप एक पक्ष को देख रहे हैं, एक पक्ष को ये देख रहे हैं कि जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए इजीली राजनीति अवेलेबल है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको इतनी सारी बाउंडेशंस मिलेंगी, आपसे एक्सपेक्टेशंस इतना मिलेगा, आपसे लोगों की उम्मीदें इतनी मिलेंगी, और आपको लोग बिना अभी आप राजनीति में प्रवेश भी नहीं किए हैं और आपको लोग जज करना शुरू कर देते हैं। उनका लड़का है, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये प्रेशर भी एक बहुत बड़ी बात है। तुलना होने लगती है, और तुलना होने के साथ आपकी योग्यता का आकलन उस समय से होने लगता है जहाँ से आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको बाय द वे, ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड है और आपको टिकट मिल जाता है, तो टिकट मिल जाता है तो आप एक आम आदमी नहीं रहते हैं। चूँकि आप एक बैकग्राउंड से आते हैं और एक नेता के बेटे रहते हैं, तो आपके बारे में एक प्रश्न, एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है लोगों के दिमाग में कि इनको ऐसा होना चाहिए, इनको वैसा होना चाहिए, ये ऐसे। और बाय द वे, जिस ढंग का तगमा आपने, जिस ढंग का बिल्ला अपने ऊपर आपके फादर या आपके बैकग्राउंड वाले लेके घूम रहे हैं, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको राजनीति से उठा के फेंक दिया जाता है। तो हाँ, ठीक है, ये ठीक है कि अगर आप पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी आसानी होती है, इसमें दो राय नहीं है, थोड़ी सी आसानी होती है आपको राजनीति में प्रवेश करने की। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उस आसानी के कारण जिस स्ट्रगल और जिस लोगों के जो योग्यता का आकलन है, उसके दौर से जो गुजरना पड़ता है, वो काफ़ी टेंसफुल होता है और काफ़ी वो समस्याजनक होता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि आपका ये प्रश्न जो आपने किया कि क्या बैकग्राउंड वाले के लिए राजनीति आसान होती है, तो हाँ, एक अर्थों में इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं डिसऑनेस्ट होऊंगा,
मैं डिसऑनेस्ट होऊंगा ये स्वीकार करके कि हाँ मेरे लिए राजनीति का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि अगर बैकग्राउंड नहीं रहता तो आपको रोड पे जाके आपको जीरो लेवल से शुरू करना पड़ता। ठीक है, आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, आपकी योग्यता की परीक्षा हो रही है, आपको लोगों ने एक इसमें फिट कर दिया है कि क्या ये योग्य है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि अगर आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है और आप एक सक्षम और एक अच्छे पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। और मैं उसके लिए किसको अब शुक्रिया अदा करूं? उसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा करना तो तार्किक नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि हाँ जो बेसिक स्ट्रगल है, जो रोड का स्ट्रगल है, वो शायद हमको नहीं करना पड़े। इसके लिए चलिए अब अगला सवाल थोड़ा ज़्यादा राजनीतिक है। हाँ, क्या कल आप अपने आप को एक राजनेता के रूप में देखते हैं? देखिए 2001 में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और 2001 के दिसंबर में मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया। तो आपका प्रश्न क्या था? अपने आप को राजनेता के रूप में देखते हैं? हाँ, तो वो मैंने किया, 2001 में जॉब से रिजाइन किया। उसके बाद आज 2021 चल रहा है, जो 21 साल का 20 साल का जो स्ट्रगल है, मैं पेशेंस के रूप में रख के अपने धैर्य की परीक्षा लेते हुए एक धीरज रखे हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छी होगी। ये भी एक स्ट्रगल है। आपको सब कुछ होते हुए भी अभी तक मैं राजनीति में कदम आगे नहीं बढ़ा पाया हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ सवाल ये है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बात होगी। आप जब ये प्रश्न किसी पॉलिटिशियन के बेटे से करेंगे कि क्या आप अपने आप को एक राजनेता के रूप में देखने का, तो देखिए 2-3 क्राइटेरिया है राजनीति में सफल होने के लिए। 2-3 चीज़ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ या ना? हाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा तार्किक जवाब आपको देना पड़ेगा। अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है उसको किस रूप में देखते हैं और कल के बिहार को किस रूप में देखते हैं, जिस बिहार में आप लोग नेतृत्व करता होंगे? क्योंकि आपका जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी का आप भाग होंगे। वर्तमान आपके पिताजी का पीढ़ी है, आने वाले पीढ़ी में आप लोग होंगे। तो दोनों स्थिति में आप क्या देखते हैं? जी, अभी की राजनीति क्या है और भविष्य की राजनीति क्या है? देखिए बड़ा अजीब सा प्रश्न है। अभी के चूँकि हम जेडीयू पार्टी से मेरे फादर बिलोंग करते हैं, और अगर बिहार के राजनीति की चर्चा करें तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम न्यूट्रल होकर कुछ जवाब दें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बाउंडेशन है। अब अगर मेरे दिमाग में, हालांकि एक मैं इंसान हूँ और नीतीश कुमार भी एक इंसान है, अगर मेरे दिमाग में नीतीश कुमार के प्रति कुछ गलत भी है तो चूँकि कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ हैं जिसके कारण मैं उसको जग जाहिर नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसको मैं जग जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा न्यूट्रल तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक न्यूट्रल होकर ये बात कहूँ। आप लालू यादव के समय आपका भी एज मेरे ही एज के बराबर है। आपने शायद अपने होश में लालू यादव का समय देखा होगा। तो उस समय की, हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए, बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है और बिहार को अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ होते हुए, लेकिन एक चीज़ तो देखिए कि जो 15 साल पहले जो स्थिति थी, एक क्रांतिकारी, एक अद्भुत परिवर्तन बिहार में हुआ है। तो बिहार की राजनीति की दशा अभी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत है। और इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसलिए कि जनता के सोच में परिवर्तन हो चुका है। और जनता के सोच, अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो ठीक है, कुछ लूफॉल्स रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके कारण भविष्य में तेजस्वी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग सकते हैं, लेकिन उनको भी डेवलपमेंट की ही बात करनी होगी। तो आज की राजनीति, बिहार की राजनीति एक अच्छे दौर से गुजर रही है और अच्छे दौर में जाएगी। जहाँ तक भविष्य की राजनीति की बात है तो मैं मानता हूँ,
हालांकि चूंकि इसलिए नहीं कि मेरी शिक्षा अच्छी खासी हुई है या मैं एक शिक्षित अपने आप को एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में रखता हूँ, इसलिए नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि भविष्य की राजनीति, बिहार की अगर भविष्य की राजनीति देखें तो उसमें युवा, शिक्षित व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी जिनकी सोच बिहार को आगे ले जाने की होगी, इसी तरह की राजनीति होगी। और जो लोग जातिवाद की राजनीति की बात करेंगे या जो लोग ऐसी बात करेंगे जो कि कास्ट फैक्टर की बात करेंगे या पैसा और फ्रॉडगिरी और दबंगई की बात करेंगे या बाहुबल की बात करेंगे, वैसी बात तो अभी भी नहीं है और भविष्य में ये सारी बातें ख़त्म होने वाली हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, योग्य हैं, शिक्षित हैं और बिहार को आगे ले जाने की सोच रखते हैं तो भविष्य की राजनीति आपकी होगी। आपके जवाबों को हम 2-4 शब्दों में समाहित करते हैं। सामाजिक चेतनाएं चेंज हुई है, हाँ ठीक है। उसका पुरोधा नीतीश कुमार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कल का जो भविष्य आने वाला है, नीतीश जी उस समय नहीं होंगे, उस समय आपके जैसा उनका सेकेंड लेयर जो आज जो तैयार हो रहे हैं, महत्वाकांक्षा आप भी रखते हैं उसमें, उस समय के बिहार, आज का जो बिहार है, जो है जैसा है, जिस स्थिति में है, वो हर कोई जान रहा है। जब आप होंगे नेतृत्वकर्ता, आपकी पीढ़ी होगी नेतृत्वकर्ता, उस समय के बिहार की कल्पना आप हमको समझाइए। उस समय का बिहार कैसा होगा? अभी जो है सो ठीक है, उसमें और क्या क्या विकास की उम्मीद करते हैं और एक चीज जो आप बदलना चाहेंगे बिहार में? देखिए, भविष्य, एक अध्यात्म में एक कहावत है कि वर्तमान से भविष्य हमेशा बेहतर रहता है। आप चाहे तो अपने कविता के रूप में भी इसको सार्वजनिक हाँ कर ठीक है, सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा चलिए, आप जब आपने कविता की बात कर दी, और कवि लोगों की एक कमजोरी होती है आप कभी भी हैं। हाँ, कवि लोगों की एक कमजोरी होती है कि जहाँ भी कविता सुनाने का मौका मिलता है वो मौका छोड़ते छोड़ता नहीं। नहीं है। भले लोग भागें या जो भी करें, पकड़ के बैठा के कविता सुनाया जी जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरी बहुत ही अच्छी कविता थी, थी नहीं है। है जी, बिल्कुल। काफ़ी पहले मैंने लिखी जी थी। जी बिल्कुल। वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक धैर्य पे है, इसी बिल्कुल। पेशेंस पे है, और मैं इसको मैंने पहले सुना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे आपका वही जवाब चाहता था, तो- इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। तो मैं ये जो मेरी कविता है उसको मैं पेशेंस पे रखता हूँ कि स्थिति जो भी है, परिस्थिति जो भी है, अभी आप जिस माहौल में हैं या जिस समय से गुजर रहे हैं, अगर वो बुरा भी है, अगर वो परेशान करने वाला भी है, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो भविष्य आपका होगा। इसी पे एक कविता थी कि रे मानो मथो उदास, छोड़ मत धैर्य, उठ अपनी विशाल शक्ति से कर दे विश्व परिवर्तन, हिला सकता है तू धरा को, पहाड़ों को कर सकता है चकनाचूर, लिख सकता है तू जहाँ का मुकद्दर, झुका सकता है तू गगन का सर, बस छोड़ मत धैर्य, जन्मा सकता है तू नया विश्व, दे सकता है एक नया दान, झुकाएगी दुनिया भी तेरे आगे शीश, खुदा भी देगा तुझे आशीष, बस छोड़ मत धैर्य, टूटेगी जरूर एक दिन आतंकवाद रूपी धनुष, धंसेगा अराजकता के रथ का पहिया, खत्म होगा राजनीति का रावण, लगेगा जनसंख्या को शक्तिबान, बस छोड़ मत धैर्य। तो मैं अपने बारे में इस कविता से अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ कि पेशेंस रखना है, परिस्थिति जो भी है, स्थिति जो भी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वर्तमान तो बेहतर होता है, लेकिन जो भविष्य आता है वो और बेहतर होता है। बिहार की स्थिति आज जो भी है, जैसी भी है, आप 15 साल पहले का उठा के अगर खाका देख ले तो बिहार आज आसमान छू रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो नीतीश कुमार ने ये काम किया, शायद इनसे बेहतर पॉलिटिशियन बिहार में आए, और जो जेडीयू और जो लालू यादव और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इन सारे बड़े नेताओं के बाद एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, शायद जब परिस्थिति वैसी उत्पन्न होगी तो एक बेहतर पॉलिटिशियन, एक बेहतर नेता खुद ब खुद आएगा आपके सामने। और भविष्य, और क्या कहें, बिहार आज जिस पोजीशन में है, भविष्य शायद हमको लगता है इंटरनेशनल और
विश्व स्तर पर तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के स्तर पर बिहार एक सक्षम और परिपूर्ण राज्य रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समाहित करना ज़रूरी है इसलिए भी कि ये तीसरी पीढ़ी हैं बिहार के, एटलीस्ट जिन्हें हम देख रहे हैं। तो कल का जो बिहार है वो ऐसा होगा बिहार, एक ना सिर्फ ना जाति सूचक, ना धर्म सूचक, ना किसी और बाह्य आवरण का आडंबर ओढ़ा हुआ, बिल्कुल सच्चा, खारा। और खारा इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा नमकीन भी होगा, थोड़ा मीठा भी होगा, लेकिन सच्चा ज़रूर होगा। और जो भी होगा एजुकेटेड होगा, समस्याओं को समझने वाला होगा, समस्याओं का समाधान करने वाला होगा। अगर ऐसे लोग राजनीति के कल के पुरोधा होते हैं तो बिहार अवश्य अपनी बुलंदियों को, इतिहास को बरकरार रखते हुए और भी अपनी इतिहास को गढ़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।